नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो मैं सुरेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एजुकेशन मंत्रा एकेडमी पे। तो कैसे हैं आप सभी और तैयारी कैसी चल रही है। तो सभी ट्वेल्थ के विद्यार्थी भाई तैयारी में जुटे हुए हैं और उम्मीद करते हैं भाई तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। और इस टाइम पे जो आवश्यक चीज़ है, ज़रूरी चीज़ है, वो है भाई आपका सैम्पल पेपर टेस्ट। तो टेस्ट भी भाई साथ के साथ आपने लगाने हैं ताकि आप ये देख पाएँ कि 3 घंटे के अंदर जब आप बैठते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो आप सीखते हैं वो आप 3 घंटे कंटिन्यू बैठना, यानी कि 3 घंटे कंसिस्टेंटली बैठ कर भाई कोई काम करना, एग्ज़ाम देना, अंडर प्रेशर काम करना, ये अपने आप में एक चैलेंज है। तो जब भी आप अपना सैम्पल पेपर लगाएंगे तो अपना टाइम स्लॉट बिल्कुल फिक्स करके लगाएं, मतलब 3 घंटे में आपने वो टेस्ट पूरा करना है। इस तरीके से, ऐसा नहीं कि भाई मैं अभी 1 घंटा कर रहा हूँ फिर 2 घंटे बाद बाकी के सवाल कर रहा हूँ। मतलब जिस दिन आप टेस्ट दो तो कम से कम अपने 3 घंटे का एक प्रॉपर स्लॉट निकाल के और अच्छे तरीके से टेस्ट दो, ताकि अपनी एबिलिटी भी आप चेक कर पाओ, ठीक है। और कोशिश करें कि जो आप टेस्ट देंगे तो वो अपने उस ड्यूरेशन में ही दें, जैसे कि 10:30 से 1:30 के टाइम पर ही टेस्ट दें, ताकि आप थोड़ा सा ये भी देख पाएँ कि आप उस टाइम पे कंफर्टेबल हो जाएं, ठीक है। तो शुरू करते हैं फिर आज की कहानी। 35 डेज मैराथन में आज हम बात करने वाले हैं एक नए चैप्टर की, चैप्टर नंबर 6, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो जल्दी से भाई फटाफट से सेशन शुरू होने से पहले एक बार वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो, और जो भी बच्चा चैनल पे नया है फटाफट से इसे सब्सक्राइब भी कर दो। तो आइए हम बात करते हैं इस चैप्टर की, इस चैप्टर में क्या कुछ कहानियां हैं। तो सबसे पहले अगर हम नज़र डालें अपने सिलेबस की, तो अभी तक हमने यहाँ पर अपने 5 चैप्टर पूरे कर लिए हैं, यानी कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी खत्म हो चुकी है। आज हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। बात करें इस चैप्टर की, तो इस चैप्टर को भाई अगर हम देखें यहाँ पर, तो आज हम इसका पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। चैप्टर जो अपना ये पूरा 8 मार्क्स का चैप्टर यहाँ पर होने वाला है। तो अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है रेट ऑफ चेंज और इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। इन दो चीज़ों की आज हम चर्चा करेंगे, इन दो टॉपिक्स की हम बात करेंगे। तो रेट ऑफ चेंज आखिरकार है क्या। तो रेट ऑफ चेंज का सिंपल सा साधारण सा मतलब है कि जब भी किसी एक क्वांटिटी, सपोज y में चेंज आया किसी दूसरी क्वांटिटी की वजह से, तो ये मान लीजिए कि x y में चेंज आया वो भी x की वजह से। मान लीजिए y इज इक्वल टू एफ एक्स होता है, तो इसमें जो चेंज आता है इसको हम क्या बोलते हैं, एफ डैश एक्स। अब यहाँ पर मुझे कई बार अगर y के चेंज की बात करनी हो तो इसको हम किससे लिख के दिखाते हैं, तो ये हम लिख के दिखाते हैं dy बाई डी एक्स है। एफ एक्स है तो उसका चेंज किससे शो करेंगे, एफ डैश एक्स, ठीक है भाई, इससे हम शो करेंगे। और y की जब बात आएगी तो इसको हम करेंगे dy बाई डी एक्स है। इतनी बात समझ में आती है। तो इसी को हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि y में चेंज आ रहा है किसकी वजह से, x की वजह से, ठीक है भाई। x ने तो भाई दुनिया सबकी बदल रखी है, ये तो फिर भी y को ही बदल रहा है। आओ जरा सवाल की बात करते हैं। कह रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। कह रहा है जरा एरिया में बताए कितना चेंज आएगा रेडियस की वजह से। तो सबसे पहली बात आती है एरिया, यानी कि पाई आर स्क्वेयर, ठीक है भाई। क्या हो गया, तो एरिया में हमें चेंज निकालना है, तो मैंने सबसे पहले एरिया ऑफ सर्कल का यहाँ पर फॉर्मूला लिखा, ठीक है। मैंने कहा डेरिवेटिव करो अब जरा। तो क्वेश्चन ने कहा है विद रिस्पेक्ट टू आर आपका चेंज आएगा, तो मैंने यहाँ पर आर लिखा, यानी कि क्या आएगा, डी ए अपॉन में डी आर। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2 पाई आर। ये बात समझ में आती है, ये आपका हो जाएगा 2 पाई आर। अब यहाँ पर क्वेश्चन ने आपसे बोला है कि भाई रेडियस की वैल्यू आपको कितनी रखनी है, रेडियस की वैल्यू रखनी है 6। तो मैंने कहा यहाँ पुट कर दो, तो आपने रखा 6, कुल मिला के कितना हो गया ये, तो ये हो गया 12 पाई। क्योंकि ये एरिया है तो आप लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, और किसकी वजह से आ रहा है, तो रेडियस की वजह से, तो आप लिख देंगे पर सेंटीमीटर। ये आपके पास लिखा जाए। क्या ये बात समझ में आती है आपको, पक्का क्लियर है। अगला क्वेश्चन, अब इसने यहां पर क्या दिया, ये कहता है आपसे टोटल रेवेन्यू इन रुपीज सेल ऑफ एक्स यूनिट, वो आपको दिया गया है इस फॉर्मूले के या इस फंक्शन के थ्रू। कह रहा द मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन एक्स इज 15,
मार्जिनल रेवेन्यू का क्या मतलब होता है? सबसे पहली बात तो रेवेन्यू का क्या मतलब होता है ये जल्दी जिन बच्चों को पता है कमेंट करके बताइए। रेवेन्यू का सिंपल सा मतलब है कि अगर आपके पास मान लीजिए 10 पेन है, आपने उनको 2 रुपये के हिसाब से बेचा, तो वो जो 20 रुपये आपके बेचने के बाद आपके पास आए उसको बोलते हैं रेवेन्यू। सिंपल सी परिभाषा। मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब है कि जब आपने सपोज यहाँ पर कितने आर्टिकल बेचे, 10, आपने सपोज एक आर्टिकल और बेचा तो 11 बेचा, अब आपके पास कितने रुपए आए, 22। तो वो जो आपने एक एक्स्ट्रा रुपए कमाया है, यानी कि आपने जो 20 से 22 किया, तो वो जो एक यूनिट बेचने से पैसा है उसको हम बोलते हैं मार्जिनल रेवेन्यू, और उसी को हम डेरिवेटिव भी बोलते हैं। तो यहाँ पर मैंने कहा इसका डेरिवेटिव बताओ, तो आर एक्स का डेरिवेटिव आर डैश, 3x² का डेरिवेटिव क्या होगा, तो 6x, 36x का क्या होगा, तो ये आपका हो जाएगा 36। मैंने कहा यहाँ पर आपने क्या कहा, x की जगह पे रखा 15, तो ये आपके पास कुछ ऐसा है। तो 15 गुणा 6 90, 90 में मैंने ये 36 जोड़ा तो ये आपका जवाब आ गया 126, यानी कि 126, ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आई? इसी को हम बोलते हैं क्या, मार्जिनल रेवेन्यू। तो ये आप कह सकते हो डी ऑप्शन। ये रिसेंटली एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था 1 मार्क्स का, और फ्री के नंबर होते हैं 1 मार्क्स में। अगर आपके कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे हैं तो याद रखना वो सारे मार्क्स आपके फ्री के होते हैं, ठीक है। MCQ है, डायरेक्टली आंसर ही आपने मार्क करना है। उसके अंदर अगर आपको सोल्व नहीं भी करना तो भी अगर आपका आंसर सही है तो वो पूरे मार्क्स ही मिलते हैं, ठीक है। ये बताइए भाई जरा, कह रहा रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग, रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब इसका क्या मतलब है वो समझते हैं। तो इसने आपसे कहा कि जो रेडियस में चेंज आ रहा है वो कितने का आ रहा है, तो वो आ रहा है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो रेडियस का जो चेंज है वो कितने के बराबर है, 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये आपका चेंज है, ठीक है। अब कह रहा है जरा ये बताओ इंक्रीज ऑफ इट्स सरकमफ्रेंस, कह रहा है इसके सरकमफ्रेंस का चेंज निकालो। सरकमफ्रेंस का मतलब होता है 2πr, इसका आपने क्या निकालना है, चेंज निकालना है। तो मैंने कहा डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू। अब रिस्पेक्ट यहाँ पे किसकी अप्लाई करेंगे, रिस्पेक्ट अप्लाई करेंगे। यहाँ पर मुझे देखकर पता लग रहा है टाइम की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं मैं टाइम के रिस्पेक्ट में बात करूँगा, विद रिस्पेक्ट टू टी, यानी कि ये आपका आ जाएगा dc/dt, ठीक है। 2πr का मतलब है ये 2π, r का मतलब है dr/dt। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो रेडियस की बात करें तो क्या होगा, ये हो जाएगा 0.7, तो ये आपका हो जाएगा 1.45 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्योंकि ये आपका सरकमफ्रेंस है तो सरकमफ्रेंस मेजर होगा यहाँ पर सेंटीमीटर में, रिस्पेक्ट टाइम के इसलिए लिखा जाएगा पर सेकेंड। ये आपका सही सही जवाब हो जाएगा। इतनी बात समझ पा रहे हो आप? क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें तो क्या होगा, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट। यानी कि इसने बोला है कि जो आपका x है उसमें जो चेंज आ रहा है वो कितना आ रहा है, 5 सेंटीमीटर पर मिनट का चेंज आ रहा है। और कह रहा है जो y है वो इंक्रीज हो रहा है, y का मतलब dy/dt, ये इंक्रीज हो रहा है कितने से, तो 4 सेंटीमीटर पर मिनट की स्पीड से ये चेंज हो रहा है। x की वैल्यू क्वेश्चन ने कही है 8 के बराबर है, y की वैल्यू जो है वो 6 के बराबर है, x 8 है y 6 है। तो पूछ रहे जरा रेट ऑफ चेंज बताइए आप मुझे पेरीमीटर का। पेरीमीटर क्या होता है भाई, पेरीमीटर होता है ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई। तो मैंने कहा डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू t। सर ये t क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखने से पता लगा मुझे कि विद रिस्पेक्ट यहाँ पर टाइम का जिक्र आ रहा है, इसका मतलब टाइम के हिसाब से चेंज होगा। तो आप बोलोगे dp/dt, x का डेरिवेटिव dx/dt, y का डेरिवेटिव dy/dt, फिर बस वैल्यू रख दो, बात खत्म। dx की वैल्यू कितनी है, तो अगर हम बात करें डिक्रीज हो रहा था तो माइनस से लिख देता हूँ मैं इसको, ठीक है।
तो ये -5 है और ये आपका +4 है। फाइनली कितना आएगा, तो -2 सेंटीमीटर पर मिनट। ये आपका आ गया पेरीमीटर का चेंज। सेकंड इसने मेरे से बोला भाई एरिया का चेंज निकालो। एरिया का चेंज क्या होगा, एक्स वाई, तो dA/dt। एक्स वाई का क्या होगा, तो आप बोलोगे x का डेरिवेटिव dx/dt, y एज इट इज, प्लस इस बार आप बोलोगे भाई आपका x एज इट इज, y का डेरिवेटिव dy/dt। ये आ जाएगा। इतनी बात समझ में आती है। तो ये काम आपने करना था। इसके डेरिवेटिव में ध्यान रखना है कि आपका यहाँ पर जो रिस्पेक्ट है वो क्या चलेगा, t का चलेगा। ठीक, अब सारी वैल्यू रख दो। dx की वैल्यू थी -5, y की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखे इसने 6 के बराबर। ठीक है, x की वैल्यू है 8 और dy की वैल्यू है 4। तो -30 + 32 क्या आ जाएगा ये आपका, तो 2 सेंटीमीटर पर मिनट। ये हम कह सकते हैं कि इसका एरिया का चेंज आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है आप सभी को? ठीक है, तो ये हमें करना था। ये आपका पेरीमीटर आ गया, ये आपका एरिया का चेंज। आशा करते हैं बात समझ में आई है। वीडियो अच्छी लग रही हो तो भाई ज़रूर लाइक करते रहना, शेयर करते रहना। ठीक है, और पढ़ते रहना भाई। ठीक है, चीज़ें बस यहाँ पर स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बस आप जुड़े रहो, अपने आप चीज़ें भाई आप सीखते चले जाओ। ठीक है, जिन बच्चों को लगता है कि अब एक बार रिवीजन की ज़रूरत है वो रिवीजन करो, जिन बच्चों को लगता है सिलेबस हो गया है वो एक बार यहाँ पर खुद से भी ट्राई करते रहो। आंसर आता है तो कमेंट करके भी बताते रहो। चलिए, तो इसने क्या बोला, एक स्टोन है, उसको भाई आपने क्या करा, एक शांत भाई मान लीजिए कि भाई झील थी, आपने एक पत्थर मारा, पत्थर मारते आप देखते हो सर्कल बनता है, वो सर्कल फिर वाइड होता जाता है क्योंकि रेडियस बढ़ रहा होता है। तो कह रहा है भाई आपने शांत झील में भाई एक पत्थर मारा, ठीक है, उसमें जो वेव्स हैं सर्कल की फॉर्म में और वो बढ़ रही हैं, किस स्पीड से बढ़ रही हैं, तो 5 सेंटीमीटर। तो उसके अंदर जो रेडियस का चेंज आएगा dr/dt वो कितना है, तो 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये आपका dr/dt आ गया। इसने कहा जरा ये बताओ किसी टाइम पे जो रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव, कह रहा जो रेडियस है वो 8 सेंटीमीटर है अगर, तो बताओ जरा उसका एरिया कितनी स्पीड से बढ़ेगा जब r की वैल्यू कितनी हो जाए, तो 8 सेंटीमीटर हो जाए। तो ये आपको पता लगाना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर हम समझें और देखें तो क्या होगा, मैंने कहा इसका डेरिवेटिव करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t dA/dt। पाई आर का क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे 2πr, और r की बात करें तो dr/dt। उसके बाद हमने क्या कहा, हमने कहा भाई अगर हमें r की वैल्यू पता है तो रख दो, तो r रखते ही 16 पाई, dr/dt की वैल्यू 5 है, कुल मिला के ये हो जाएगा 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। टाइम के हिसाब से अगर बात हो रही है, मुझे यहाँ से पता लगा, तो आप कहोगे यहाँ पर सेकेंड। इतनी बात समझ में आती है? कोई डाउट है तो बता सकते। पक्का पक्का क्लियर है? चलते हैं हम आगे। लो अगला टॉपिक, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। सर ये क्या है? यही तो है वो जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे। यानी कि हमें ये समझना है कि कोई फंक्शन कब बढ़ेगा कब घटेगा। अगर कोई फंक्शन आप ग्राफ पे कोई चीज़ लाइन ड्रॉ करते हो, वो लाइन मान लो ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, कोई लाइन ऐसे नीचे की तरफ जा रही है तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। बस सिंपल सी परिभाषा है, बस हमें उसे चेक करके बताना है कि कौन सा इंक्रीज है कौन सा डिक्रीज है, क्योंकि क्वेश्चन देख के तो पता नहीं लगेगा, तो उसके हम कैसे बताएंगे, तो उसके लिए भाई यहाँ पर डेरिवेटिव का यूज़ किया जाएगा जिससे हमें पता लगेगा कि इंक्रीज है या डिक्रीज है। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है एफ आपका इंक्रीज माना जाएगा कब, अगर आपने उसे 0 से ज़्यादा दिखा दिया तब। ठीक, एक फंक्शन डिक्रीज माना जाएगा अगर आपने एफ डैश को 0 से कम दिखा दिया तो। अगर एफ एक कांस्टेंट माना जाएगा अगर आपका डेरिवेटिव 0 आ गया तो। ठीक है, यानी कि 0 पे कांस्टेंट, अगर डेरिवेटिव लेस देन 0 है, नेगेटिव है, तो फंक्शन आपका डिक्रीज, डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो फंक्शन आपका इंक्रीज। सिंपल साधारण सी कहानी है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हो ग्राफ ऊपर की तरफ गया है तो ये कैसा है, इंक्रीजिंग, नीचे की तरफ गया है तो डिक्रीजिंग। पैरेलल है यहाँ पर तो ना ही इंक्रीज है और ना ही
डिक्रीज है। उम्मीद है इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है भाई प्यारे बच्चों, ओके। सर हमें सवाल कराइए। बिल्कुल, हम चाहे कितनी भी थ्योरी की बातें कर लें, हम चाहे अगर सब तक सवाल नहीं करेंगे, जब तक हम क्वेश्चन करके सोल्व करके नहीं देखेंगे, हमें ये समझ में नहीं आता है कि भाई इसके अंदर एक्चुअली इन थ्योरीज का मतलब क्या है। वो हर एस्पेक्ट पे लागू होती है बात। हम चाहे कितनी भी थ्योरी बातें सुन लें, जब तक हम वो चीज़ें अपने आप पे अप्लाई नहीं करते, क्वेश्चन करके नहीं देखते, उसके सम सोल्व नहीं करते, भाई आप एक्सपीरियंस नहीं करते, तो हमें नहीं पता लगता कि एक्चुअल भाई उस थ्योरी का कितना कनेक्शन उस प्रैक्टिकल। ठीक है, और हम समझ भी पाते हैं तभी, और हम तभी याद भी रख पाते हैं चीज़ों को। इसलिए क्वेश्चन में आपको चाहे मैं खुद से कितना भी समझाऊं, लेकिन अगर आपने खुद से वो चीज़ ट्राई नहीं की तो आप उसे रिटेन भी नहीं रख पाओगे, सुनोगे भूल जाओगे, क्योंकि दिमाग का एक प्रोसेस है कि आप चीज़ों को भूलते हैं। ठीक है, अब हो सकता है कि खुशियाँ आपको मिली आप जल्दी भूल जाए, लेकिन आपको गम मिले तो हो सकता है आप उसे देर से भूलें, भूलते ज़रूर हैं। ठीक है, तो बताओ जल्दी से कमेंट करें कौन सा गम है जो आप भूले बैठे हो। अगर हम बात करें सवाल नंबर 6 की, तो एफ एक्स बराबर है इसके, तो बताना जरा ये इंक्रीजिंग ऑन आर, ये सवाल ने बोला है कि ये फंक्शन आपका आर पे इंक्रीज करेगा। तो मैंने यहाँ पर एक काम कहा कि मेरा जो फंक्शन है, तो मैंने कहा डेरिवेटिव करो। आपने जब इसका डेरिवेटिव किया तो डेरिवेटिव आया 3। डेरिवेटिव 3 है, पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, यानी कि ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा डेरिवेटिव, और ये पॉजिटिव है तो मैं कह सकता हूँ कि मेरा जो डेरिवेटिव है वो हर जगह पॉजिटिव दिखाई देगा, चाहे मैं कुछ भी रखूँ ये पॉजिटिव रहेगा। तो एफ डैश एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 है, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, तो मैं कह सकता हूँ कि एफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। एफ एक्स क्या एक इंक्रीजिंग फंक्शन माना जाएगा। खत्म कहानी, बात ही खत्म। अगला सवाल, अब यहाँ पे मेरे से क्या कह रहा है कि मुझे इंटरवल निकाल के बताओ कि ये सवाल कहाँ तक तो इंक्रीज करेगा और कहाँ पे डिक्रीज करेगा। जरूरी नहीं है कि कोई सवाल बस हमेशा बढ़ता ही जाए, कोई सवाल हो सकता है पहले अप जाओ फिर डाउन डाउन चला जाए। तो तुम्हें ये बताना है कहाँ से कहाँ तक इंक्रीज हुआ, उसके बाद फिर डिक्रीज हुआ, अपने दोनों चीज़ें बतानी है। ठीक है, आवाज़ आ रही है ना प्रॉपर? हाँ ओके। तो एफ एक्स प्यारे बच्चों बराबर है 2x² माइनस 3x के। ये आपका फंक्शन है, एफ एक्स है। मैंने कहा इसका डेरिवेटिव बताओ क्या आएगा। तो जब आपने इसका डेरिवेटिव किया तो ये आपका डेरिवेटिव कितना आ गया, तो ये आपका आ गया 4x माइनस 3, ये आ गया। अगर आपके पास यहाँ पर पावर 1 है, डेरिवेटिव में x की पावर 1 है, तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि इसको रख दो ग्रेटर देन 0। और अगर आपके पास ये है नेगेटिव रखो एक बार। अब ये जो पॉजिटिव आपने रखा है ग्रेटर देन 0 रखा है, इसका मतलब है 4 इंक्रीजिंग, 4 डिक्रीजिंग। ठीक है भाई, ये इंक्रीजिंग और ये डिक्रीजिंग। अगर हम बात करें यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, तो x की वैल्यू आ गई ग्रेटर देन 3/4। अब इसका मतलब ये हुआ कि इंक्रीज करने के लिए x की वैल्यू इससे बड़ी होनी चाहिए। अब इससे बड़ी वैल्यू कहाँ तक जा सकती है, तो आप बोलोगे सर इन्फिनिटी तक, तो ये हम बोल सकते। ये वाला अगर हम देखें तो 3 गया उस तरफ और 4 इसके अपोन में। 3/4 से छोटी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, तो माइनस इन्फिनिटी से लेके 3/4 तक। बस यही तो मतलब है। एक ये आ गया, एक ये आ गया, दोनों बड़ी आसान सी बातें हैं। बताओ इसके अंदर कोई दिक्कत की कहानी है? आपको डायरेक्टली क्या करना है, जब भी इंक्रीज आएगा ग्रेटर देन 0 रख दो, जब भी आपको डिक्रीज करना हो लेस देन 0 करो। लेकिन ये चीज़ स्टेप कहाँ फॉलो करनी है, जहाँ पर डेरिवेटिव में पावर यहाँ पर x की 1 होगी, वहाँ पर आपने ये नियम लागू करना है। ठीक है प्यारे बच्चों? बिल्कुल सर, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है ना? हाँ बस बस ऐसे ही तुम लगे रहो। आइए जरा इस सवाल को देखते हैं, सवाल नंबर 8। क्या कहा गया, पहले तो कह रहा है जरा शो कर दो, इस बार तो शो ही करने के लिए कह रहा है। शो करने के लिए कह रहा है कि एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, कहाँ पे, थ्रू आउट इट्स डोमेन। कह रहा है कि ये अपने डोमेन पे क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इसका डोमेन क्या है, तो क्वेश्चन ने खुद ही बोल दिया x इज ग्रेटर देन -1,
यानी कि यही इसका डोमेन है। डोमेन का मतलब है एक्स की क्या वैल्यू होती है। ठीक है, तो हमने कहा इसका डेरिवेटिव करो। log x का डेरिवेटिव क्या होता है? ठीक है, अब इधर आता हूँ, इसका डेरिवेटिव u अपॉन वी से होगा। 2x का डेरिवेटिव 2, नीचे वाला नंबर एज इट इज माइनस 2x आपका एज इट इज, 2 प्लस एक्स क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इधर आ जाओ, 1 अपॉन 1 प्लस माइनस, उसके बाद हमने इसको सोल्व किया तो ये तो चलो सेम रहेगा। ऊपर वाले की बात करें तो 4 प्लस 2x और माइनस, ये तो चलो कट हो गया। एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो ये तो भाई सेम, इधर ये सेम। ठीक है, 1 प्लस एक्स है तो भाई इससे मल्टीप्लाई होगी इधर, मैं स्क्वायर ओपन करके ही मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये आ गया। इधर बच गया माइनस का 4, इससे ये भी कट हुआ। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है? कुछ 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 रह गया क्या इसमें? ये हमने किया, इसका डेरिवेटिव ये आ गया, फिर 2x ये 1 हो ये आपका हो गया 4, और ये आपका कुछ ऐसा। ठीक है, हमने स्क्वायर से मल्टी, अच्छा 4x भी तो आएगा ना, 4x से ये 4x कट गया, क्या बचा? तो एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स और 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये कुल मिला के आपका डेरिवेटिव आ गया, यानी कि dy बाई डी एक्स आ गया। मुझे बस ये देखना है कि इंक्रीज कहाँ पे करेगा। तो जब आपने इसको देखा और समझा तो आप एक बात समझो मेरे ध्यान से, ये स्क्वायर है और स्क्वायर हमेशा आपका क्या रहेगा? पॉजिटिव, कभी नेगेटिव तो होगा नहीं। यानी कि ये इंक्रीज और डिक्रीज से इसका कोई लेना देना नहीं है, जो चीज़ ऑलवेज पॉजिटिव है वो यहाँ पर डिसाइड भी नहीं कर पाएगा। फिर मैं इसके पास गया कि भाई एक्स स्क्वायर तुम बताओ, ये कह रहा मैं भी स्क्वायर हूँ, ऑलवेज पॉजिटिव, यानी कि इस सवाल का नेगेटिव और पॉजिटिव होना डिसाइड कौन करेगा? ये। अगर ये नेगेटिव ये वाला तो ये पूरा नेगेटिव, अगर ये पॉजिटिव तो ये सारा पॉजिटिव। हमें पता है कि अगर सवाल को इंक्रीज दिखाना है, फॉर इंक्रीजिंग, ये जो वैल्यू है आपके पास इसका ग्रेटर देन 0 होना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने कहा इसको उधर भेज दो, तो x इज़ ग्रेटर देन माइनस, और आप देख भी पा रहे हो कि ये जो डोमेन है इसका ये उसी पे इंक्रीज भी आ रहा है, और यही हमें साबित करना था। क्या समझ में आया आपको? बोलो हाँ। क्या आपको ये बातें बिल्कुल समझ में आ रही हैं अच्छे से? ठीक है, चलिए भाई सवाल नंबर 9 को देखते हैं। इसमें इन्होंने क्या कुछ कहा आपसे। तो ये आपसे फिर से कहते हैं भाई हमारे पास एक यहाँ पर क्वेश्चन है, फंक्शन है, कह रहा है जरा साबित करो कि ये इस वाले इंटरवल में क्या होगा? इंक्रीज होगा। मैंने कहा ठीक है करते हैं। तो आपने कहा इसका डेरिवेटिव, तो जैसे ही आपने इसका डेरिवेटिव निकाला dy बाई dx, तो आपका जो रूल लगेगा इस तरफ वो लगेगा u अपॉन वी का, 4 साइन का हो जाएगा 4 कोस थीटा। ठीक है, उसके बाद माइनस, ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस का साइन थीटा अपॉन में नीचे वाले का क्या हो जाएगा? नीचे वाले का हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस थीटा का डेरिवेटिव हो गया 1, अंदर हमने मल्टीप्लाई कर दी 8 कोस थीटा प्लस 4 कोस स्क्वायर थीटा माइनस, ये आपका कितना हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा। लगे हाथ में एलसीएम भी ले लेता हूँ, तो जब एलसीएम लूंगा तो ये वाली मल्टीप्लाई ऊपर होगी और स्क्वायर भी ओपन कर देता हूँ, तो a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन में 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। अब देखें तो क्या होगा, अब समझो जरा ध्यान से।
आप कहोगे भाई देखो 4 कोस स्क्वायर थीटा 4 कोस स्क्वायर थीटा, इनमें से मैंने कॉमन लिया 4, तो अंदर बचा कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर, तो सिर्फ क्या लिखा जाएगा प्लस का 4 और ये है माइनस का 4। 8 कोस में से ये 4 कोस गया यानी कि बचा कितना, तो 4 कोस थीटा, और क्या बचा भाई माइनस का कोस स्क्वायर बचा, और अपॉन में तो जो है वो ठीक है ही, ये हमने लिख दिया यहाँ पर। 4 से 4 कैंसिल, 4 कोस में से ये देखा जाए तो आप कॉमन लोगे तो आपके सामने आएगा कोस थीटा, अंदर बचेगा 4 माइनस कोस थीटा अपॉन में 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, यही तो आएगा। अब इसके बाद आप ध्यान से समझें चीज़ों को दोस्तों, तो क्या है नीचे वाले पे है स्क्वायर जो कि कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ऑलवेज पॉजिटिव। अगर मैं इस वाले पोर्शन की बात करें तो भाई कोस थीटा की जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है, कोस थीटा जो होता है वो -1 से लेके 1 के बीच में। 4 में से अगर आप इसकी सबसे मैक्सिमम वैल्यू भी माइनस कर देते हैं, यानी कि 4 में से 1 को भी माइनस कर दो तब भी वो 3 रहा। अब वो 3 रहा इसका मतलब पॉजिटिव ही तो रहा ये हमेशा। तो बचा कौन आपका ये कोस थीटा। जरा ये बताइए 0 से लेके π/2 में जो कोस थीटा है वो क्या होगा, कोस थीटा इज पॉजिटिव इन 0 से लेकर π/2, इस बीच तो कोस थीटा पॉजिटिव ही होगा। तो क्या मैं कह सकता हूं कि फाइनली आपका जो डेरिवेटिव है वो ग्रेटर देन 0 आ गया। क्यों, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, और कोस थीटा इस इंटरवल में पॉजिटिव है। मुझे इसी इंटरवल में देखना था, बाहर हमें देखना ही नहीं है। तो ये आपने देखा कि इस इंटरवल में ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा सवाल है, एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छा बना हुआ है, ठीक है, पूरी एग्ज़ाम की क्वालिटी इसमें है। इतनी बात क्लियर है सभी बच्चों की, ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। ये दोबारा लिखा गया क्या ये सवाल, ओहो अच्छा 2 बार लिखा, ठीक है। अब ये कह रहा है जरा ये बताओ फाइंड द इंटरवल, कह रहा है इंटरवल निकालो जिसमें कि इंक्रीज भी होता हो डिक्रीज भी होता हो, यानी कि मुझे दोनों चीज़ें निकालनी। मैंने कहा ठीक है, f(x), मैंने कहा f' निकालो। पहले कहोगे आप इसका डेरिवेटिव, तो पहले वाले का डेरिवेटिव, सेकेंड आपका एज इट प्लस, इस बार आपका पहले वाला सेम है इसका डेरिवेटिव, ये आ गया, ठीक है। अब हमने कहा कॉमन ले लो, 3 कॉमन लिया, x+1 का स्क्वायर यहाँ से कॉमन, x-3 ये भी 2 बार एक कॉमन ले लिया, यहाँ बचा आपका x-3, यहाँ आपका बचा x+1, तो ये आपका रह गया कुछ ऐसा और ये बच गया ऐसा। अंदर आया आपका 2x-2, इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचा आपका x-1। बताइए यहाँ तक कोई आपत्ति किसी के बच्चे के मन में तो पूछ सकता है। ये अब मुझे यहाँ पर दिया गया ऐसा कुछ, तो ये कह रहा है जरा बताना ये कहाँ पे इंक्रीज करेगा और कहाँ पे ये डिक्रीज करेगा, फाइंड द इंटरवल्स। अब जब भी कभी आपको ये रियलाइज हो कि भाई मुझे यहाँ पर ये फंक्शन इंक्रीज और डिक्रीज दिखाना है, तो हम कैसे करेंगे, देखो ये तो हमेशा पॉजिटिव है और ये आपका हमेशा ही पॉजिटिव है, सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव इस बात पे डिपेंड करेगा, सिर्फ इस पे। तो अगर आपको इंक्रीज दिखाना है फॉर इंक्रीजिंग, तो आपको ये वाला हिस्सा ग्रेटर देन 0 चाहिए होगा, ठीक है, क्योंकि इन पे तो स्क्वायर है, कभी नेगेटिव होंगे नहीं। अगर पॉजिटिव इसको दिखा दिया तो इंक्रीज हो गया, अगर आपने इसको नेगेटिव दिखा दिया तो डिक्रीज हो गया। तो आप बोलोगे x इज ग्रेटर देन 1, यानी कि आपका जो इंक्रीज का इंटरवल है वो ये बनेगा। और अगर आपको डिक्रीज दिखाना है प्यारे बच्चों, तो आप इसको लेस देन 0 शो करिए, ये आपका आएगा ऐसा, यानी कि -∞ से 1, ये आपका डिक्रीज बनेगा। इतनी बात समझ में आती है अच्छे से, ठीक है। तो ये था भाई आज का सेशन, इसमें थे आपके 2 टॉपिक, रेट ऑफ चेंज और इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं आपका एग्जाम पैटर्न,
तो जो भी बच्चा एक बार नया है, चैनल पे नया है, तो एक बार वो अपने एग्ज़ाम पैटर्न भी देख ले कि किस प्रकार से किस प्रकार सेक्शन बटे होंगे, कौन सा सेक्शन कितने नंबर का होगा, किस सेक्शन पे आपको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपका शॉर्ट टाइप क्वेश्चन गलत हो रहा है, लॉन्ग टाइप गलत हो रहा है, ये भी आपने ध्यान देना। ठीक है, तो भाई इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और कुछ और नए टॉपिक्स की चर्चा करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए और बस पढ़ते रहिए। 1 महीना बचा हुआ है आपके पास, और उसके बाद भाई फिर आपको अपने एग्ज़ाम के अंदर आपके भाई जो अपने पूरे साल तैयारी की है उसकी परफॉर्मेंस आपने वहाँ देनी। ठीक है, तो वो दिन भी बस जल्दी आने वाला। तो आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए